नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिखा हुआ, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ है, इसको हम लोग देते हैं। डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा था कि 4th ए और 36 से 51 के बाद 51 ए इसके बाद रखा गया था उसे, लेकिन मूल भाग 4 में ये नीति निर्देशक तत्व हैं। अब ये एक तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत है, मतलब गाइडलाइंस हैं। मार्गदर्शक का मतलब गाइडलाइन सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, उसके लिए ये गाइडलाइंस दिया गया है। इसमें ये फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल था, ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इसे आप लागू नहीं करा सकते। तो ये मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और वेलफेयर स्टेट की ये गाइडलाइंस हैं, ये कल्पना है इसमें। ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब लागू नहीं कराया जा सकता। ये कहाँ से लिए गए हैं? जो बार बार पूछता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से लिया गया था। आपके ड्यूटीज जो है वो रसिया या उस समय के सोवियत संघ से ली गई, और ये आपके आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा है। तो ये आप जानते रहिए। जनरली इसमें इतने आर्टिकल हैं, डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतना ही इसमें जानिए। उसे इसका मोटा मोटा 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं। हालांकि संविधान में वर्गीकरण नहीं है, लेकिन समझने के लिए 3 तरह से वर्गीकरण करते हैं। बस आप जानते रहिए कि इसमें तीन तरह के सिद्धांत है। एक समाजवादी सिद्धांत है, एक गांधीवादी सिद्धांत है, और एक बौद्धिक या उदार सिद्धांत है। समाजवादी सिद्धांत क्या है? इसमें कई चीज कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना, ये भी समाजवाद कहता है। जैसे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है, तो ये इसका समाजवादी सिद्धांत है। इसी तरह से गांधीवादी सिद्धांत क्या? कई गांधीवादी सिद्धांत, जैसे गांधी जी के आदर्शों पर आधारित ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब पंचायत राज, ये अनुच्छेद 40 में है। इसी तरह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 में कहा गया है, तो गांधीवादी प्रिंसिपल्स के आधार पे। इसी तरह उदार और बौद्धिक सिद्धांत है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता 44 में कहा गया है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। पर्यावरण संरक्षण 48 में है। इस तरह की चीजें में इसमें है। तो इसको 3 ग्रुपों में आप बांट सकते हो, गांधीवादी सिद्धांत या आपका समाजवादी सिद्धांत या बौद्धिक या नैतिक उदार या नैतिक सिद्धांत। लेकिन ये संविधान में इस तरह का कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है, लेकिन इसे बांट देते हैं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये कहां तक है। ये 36 से लगा के 51 आर्टिकल में ये वर्णित है। अब कुछ जरूरी जो इसके अनुच्छेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 38 है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। सामाजिक भी न्याय हो, आर्थिक भी न्याय हो, राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करने चाहिए। आर्टिकल 38 में 39 में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाए, महिलाओं को। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, धन का उत्पादन और संसाधनों का संकेतन रोकना, सारे 39 में है। मतलब धन का उत्पादन के साधनों का संकेतन रोकना, मतलब सारे जहां से धनार्जन के साधन है कुछ पर्टिकुलर हाथों में हो जाए, इसको रोकना। और गरीब है, पैसा नहीं दे सकता, तो उसे कानूनी उसकी सहायता उपलब्ध कराया जाए। जैसे अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, पंचायती राज लागू करना, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता था।
अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम, हमने देखा था कि उधर अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन 6 साल से कम के बच्चे हैं तो क्या है, 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए ईसीसी का प्राविधान करना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा नशीले पेय पदार्थों पे रोक। उसी तरह 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण, सुधार, वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का मतलब जुडिशियरी, इन दोनों को अलग करिए, घालमाल हो जाएगा तो बड़ी आफत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कोई भी देश किसी से कोई एग्रीमेंट करता है, कोई समझौता करता है तो वो लागू करना। तो ये कुछ खास हैं। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनरली वेलफेयर स्टेट के लिए ये पूछता है कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के लिए गाइडलाइन से आपको ये करना पड़ेगा। तो इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाए गए कि जब देश आजाद हुआ होगा संभवतः उस समय हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे कि सब हम लागू कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके महत्व क्या है, मौलिक अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन बनाने में मदद करना। न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय इन तत्वों का ध्यान रखती है। जब भी कोई कानून पे विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जब उसकी व्याख्या करती है तो इसे देखती है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य कहीं इसमें जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कोई कानून बनाने का तो नहीं है, तो वो उस समय इसको देखती है। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये चीजें आपकी सिर्फ खत्म हो गई। बाकी हम लोग थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह के जो चैप्टर है वो हम देखेंगे।